अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा प्रोसेस है, जो टॉपिक है वो केमियोस्मोसिस का। केमियोस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्रोडक्शन ऑफ एटीपी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में वो ये है कि जो केमियोस्मोसिस का प्रोसेस है वो सबसे पहले पीटर मिचेल ने हमें बताया। इसके बारे में जो थ्योरी पेश की गई केमियोस्मोसिस के हवाले से वो पीटर मिचेल ने की। पीटर मिचेल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने केमियोस्मोसिस के प्रोसेस की डिस्कवरी की या इसके बारे में थ्योरी पेश की। केमियोस्मोसिस क्या होता है? केमियोस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एटीपी को सिंथेसाइज किया जाता है प्रोटॉन की मूवमेंट की वजह से अक्रॉस अ प्रोटॉन ग्रेडियंट, यानी प्रोटॉन का ग्रेडियंट क्रिएट किया जाता है। ग्रेडियंट से मुराद फ़र्क है, एक साइड पे हाई प्रोटॉन कंसंट्रेशन क्रिएट की जाती है, एक तरफ लो प्रोटॉन कंसंट्रेशन क्रिएट की जाती है, और इसी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस इन प्रोटॉन्स की मूवमेंट की वजह से एटीपी की प्रोडक्शन होती है। फर्ज कर लें हमारे पास एक माइटोकॉन्ड्रिया है। हो सकता है यहाँ पे कुछ आपको बात थोड़ी धुंधली लगे या थोड़ी सी गंदगी महसूस हो, ज़रा डायग्राम इस तरह से बनी हो माज़रत के साथ, लेकिन इंशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा गुजारा हो जाएगा, मेरा यकीन कीजिए। तो फ़र्ज़ कर लें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, उसकी आउटर मेम्ब्रेन जो कि एक स्मूथ मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन जो कि हाईली फोल्डेड है, जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं, जिसके अंदर F1 पार्टिकल्स या F1 पार्टिकल्स लगे होते हैं। F1 पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजोम्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स, नॉब लाइक पार्टिकल्स एट्सेट्रा, जो एटीपी सिंथेस भी जिनको हम कहते हैं, भी देखते हैं। तो होता क्या है, जो आपका मैट्रिक्स होता है जिसको इनर कंपार्टमेंट भी कहते हैं, और एक आउटर कंपार्टमेंट होती है, और आउटर कंपार्टमेंट को हम इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, यानी कि वो स्पेस जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी के दरमियान पाई जाती है। आउटर मेम्ब्रेन जिसको इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं, और इनर कंपार्टमेंट जो आपका मैट्रिक्स पे मुश्तमिल होता है। इन दो कंपार्टमेंट्स पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया मुश्तमिल होता है। मैट्रिक्स में बेहद ही ज़्यादा प्रोटॉन की कंसंट्रेशन पाई जाती है। होता क्या है कि इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के हवाले से पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम ये पढ़ चुके हैं कि 4 तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं। C1 कॉम्प्लेक्स जो NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स होता है। NAD डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र किया जाता है C2 कॉम्प्लेक्स, जिसको हम FADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। FAD डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है C3 कॉम्प्लेक्स, जिसको हम साइटोक्रोम रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, और C3 कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन्स को मज़ीद ट्रांसफ़र कर दिया जाता है C4 कॉम्प्लेक्स की जानिब, जिसको हम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स की तरफ ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन या इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से इन सारी प्रोटीन्स में हम तो जानते हैं ना कि सिर्फ C2 कॉम्प्लेक्स ऐसा है जो प्रोटीन नहीं है, जो लिपिड है, बाकी सारे तो साइटोक्रोम्स प्रोटीन है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्टेशन की वजह से प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, और इन चेंजेस की वजह से ही प्रोटॉन्स की पंपिंग की जाती है। यानी कि मैं ये कहूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारे पास जो साइटोक्रोम्स होते हैं उनके अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो साइटोक्रोम्स है वो प्रोटीन कंटेनिंग और पिगमेंट कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट की वजह से उन प्रोटीन्स में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। यही चेंजेस प्रोटीन्स के अंदर, यही चेंजेस हमारे लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। किसके लिए? प्रोटॉन की पंपिंग के लिए, प्रोटॉन्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मैट्रिक्स में कंसंट्रेशन हाई होती है प्रोटॉन्स की, बाहर लो होती है, यानी कि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन प्रोटॉन्स को पंप कर दिया जाता है। पंपिंग का मतलब ही क्या है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या ट्रांसपोर्टेशन ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो यही चंद बातें मैंने आपके सामने पेश की हैं। वो क्या है कि इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, आउटर कंपार्टमेंट को कहते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोड्यूसेस चेंज इन द शेप ऑफ प्रोटीन्स, और यही जो चेंजेस होते हैं ये चेंजेस हेल्प करते हैं किसमें? आपकी प्रोटॉन की मूवमेंट में। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो फ़र्ज़ कर लें यही वही क्रिस्टी है, और हम जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, करेप्ट साइकिल इस मैट्रिक्स में होता है, जबकि
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपकी क्रिस्टल में लगी होती है। सपोज कर लें ये C1 कॉम्प्लेक्स है जिसको हम NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स करते हैं। ये दूसरा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट कर लें C2 कॉम्प्लेक्स जिसको हम FADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसी तरह C3 कॉम्प्लेक्स जिसको साइटोक्रोम रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसी तरह C4 कॉम्प्लेक्स जिसको हम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन की जा रही है, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ये मैंने लाइट मार्कर से बनाया, मतलब बॉल पेन से बनाया, हो सकता है नज़र ना आ रहा हो, लेकिन हम तो जानते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र किया जाएगा एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स की तरफ। फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर आपका ATP लगा या F1 पार्टिकल लगा हुआ या फिर ऑक्सीजोम लगा या एलिमेंट्री पार्टिकल्स लगे या फिर नॉब्लैक पार्टिकल्स लगे। तो होता क्या है कि प्रोटॉन्स को पंप किया जाता है उन चेंजेस की वजह से जो प्रोटीन्स में आती हैं। इन प्रोटॉन्स को पंप कर दिया जाता है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस या आउटर कंपार्टमेंट में। कहाँ से? इनर कंपार्टमेंट या मैट्रिक्स से। फिर इन प्रोटॉन्स को मूव करवाया जाता है, ये देखें मूव करवाया जाता है कहाँ से? एक दरवाजे के थ्रू जिसको ATP सिंथेस कहते हैं, जिसको F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं। F1 पार्टिकल्स या ATP सिंथेस की मिसाल बिल्कुल एक दरवाजे की तरह है जिससे प्रोटॉन्स के गुजरने से क्या मिलती है? ATP मिलती है। यहाँ पे आपको हो सकता है क्लियर ना हो, मैंने दोबारा से एक डायग्राम बना दी है। सबसे पहले F1 पार्टिकल को देख लेते हैं। F1 पार्टिकल कुछ इस तरह का होता है जिसका निचला हिस्सा या नॉब्लैक पार्टिकल F1 होता है, जबकि ऊपर वाला ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर F0 कहलाता है। जो F1 पार्टिकल होता है, F1 हिस्सा जो होता है F1 पार्टिकल्स का, देखें ATP सिंथेस के दो हिस्से होते हैं। एक होता है F1 पार्टिकल्स, एक होते हैं F0 पार्टिकल्स। जो F1 पार्टिकल्स होते हैं ना वो मैट्रिक्स की तरफ अपना मुंह किए हुए होते हैं, जबकि F0 मैट्रिक्स से अवे होते हैं। जो रॉड लाइक पार्टिकल है ATP सिंथेस का, होता क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 2, 3, 4 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं और इसी दौरान जो चेंजेस आती हैं साइटोक्रोम्स की प्रोटीन में, उनके थ्रू प्रोटॉन्स को पंप कर दिया जाता है आउटर मेम्ब्रेन में या इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में, और फिर इन्हीं प्रोटॉन्स को इस ATP सिंथेस से गुजारा जाता है, जिसके सही डायग्राम ये है। ठीक है। और जैसे ही ये प्रोटॉन मूव करते हैं तो यहाँ से हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होने लग जाती है, एनर्जी प्रोड्यूस होने लग जाती है। और इसी तरह से एनर्जी की प्रोडक्शन के नाम का हम क्या कहते हैं? केमियोस्मोसिस। यानी केमियोस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी तो प्रोड्यूस होगी, लेकिन कैसे प्रोड्यूस होगी? प्रोटॉन्स की मूवमेंट की वजह से। प्रोटॉन्स की मूवमेंट कहाँ से होगी? आउटर मेम्ब्रेन या इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस टुवर्ड्स मैट्रिक्स थ्रू द F1 पार्टिकल्स ATP सिंथेस। ATP सिंथेस दो पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होता है, F1 पार्टिकल और F0 पार्टिकल्स। F0 पार्टिकल्स ATP सिंथेस के रॉड लाइक स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं, जबकि F1 पार्टिकल्स नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स में मौजूद होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमें एक बार दोबारा से मैं ये अर्ज़ कर देता हूँ कि जो ATP सिंथेस होते हैं, ATP सिंथेस वो स्ट्रक्चर्स हैं जो एक दरवाजे की तरह से बिहेव करते हैं, जिनमें से प्रोटॉन्स के गुजरने के बाद एनर्जी या ATP प्रोड्यूस होगी, जो कि एनर्जी कैरियर ऑफ द सेल है, जो कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। ATP सिंथेस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से, जिसमें एक नॉब लाइक हिस्सा होता है और एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। रॉड लाइक हिस्से में F0 पार्टिकल्स होते हैं, जबकि नॉब लाइक हिस्से में F1 पार्टिकल्स होते हैं। यानी ATP सिंथेस दो तरह के पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होगा, F1 पार्टिकल्स और F0 पार्टिकल्स पे। ठीक है। ये यहाँ पे मैंने यहाँ सही से नहीं बनाया, बस एक उसकी रिप्रेजेंटेशन जाहिर कर दी है। यहाँ पे भी उसकी एक रिप्रेजेंटेशन जाहिर कर दी किसकी? ATP सिंथेस की, जिसको हम ऑक्सीजोम्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। अब असल चीज़ जो है, जहाँ पर हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस या टॉपिक बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, वो फॉस्फोराइलेशन है। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ ATP। यानी कि प्रोडक्शन ऑफ ATP को क्या कहते हैं? फॉस्फोराइलेशन। दो तरह की फॉस्फोराइलेशन होती है, एक होती है जी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और एक होती है हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एक ऐसी फॉस्फोराइलेशन होती है जिसमें ATP प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से। कहाँ से? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से। यानी कि अगर किसी जगह पे ATP प्रोड्यूस हो रही हो और वो ATP इस तरह से प्रोड्यूस हो रही हो कि इलेक्ट्रॉन उसमें मूव करें, यानी ऐसी ATP की प्रोडक्शन जो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस हो, जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस हो थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऐसी ATP की प्रोडक्शन को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ऐसी ATP की प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। जबकि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ऐसी फॉस्फोराइलेशन होती है जिसमें ATP प्रोड्यूस होती है
बाय द ट्रांसफ़र ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टुवर्ड्स ADP, यानी ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट की तरफ अगर फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा और ये एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। और ऐसी एनर्जी जो ट्रांसफ़र ऑफ फॉस्फेट ग्रुप से प्रोड्यूस हो उसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। इसका मतलब कि ग्लाइकोलाइसिस में कौन सी फॉस्फोरिलेशन हो रही थी, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हो रही थी। ग्लाइकोलाइसिस में कौन सी फॉस्फोरिलेशन हो रही थी, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। इसी तरह क्रेब्स साइकिल में भी एक GTP या ATP प्रोड्यूस हुआ था, उसमें भी कौन सी फॉस्फोरिलेशन होती है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। जबकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कौन सी फॉस्फोरिलेशन होगी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इसको ऐसी फॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो। ठीक है, चंद बातें हमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के हवाले से याद रख लेनी चाहिए, जो मैं माजरत के साथ आपको पिछले लेक्चर में नहीं बता सका। हम जानते हैं कि FADH डिहाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स के बाद एक साइटोक्रोम जो एक प्रोटीन होती है वो आती है। और कौन सी साइटोक्रोम आती है जी, साइटोक्रोम B से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं साइटोक्रोम C से। साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है साइटोक्रोम A की तरफ और A से साइटोक्रोम A3 की तरफ। ठीक है, तो साइटोक्रोम B से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी साइटोक्रोम B के पास इलेक्ट्रॉन्स आए थे और उन इलेक्ट्रॉन्स को फिर आगे से आगे ट्रांसफ़र किया जा रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब साइटोक्रोम B के पास आए थे तो इसका मतलब साइटोक्रोम B की हो गई थी रिडक्शन। लेकिन जब साइटोक्रोम C ने ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B से ले लिए, तो क्या हो गया, साइटोक्रोम B की होगी ऑक्सीडेशन, क्योंकि साइटोक्रोम B से इलेक्ट्रॉन्स की रिमूवल हो रही है, लेकिन साइटोक्रोम C के पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। इसका मतलब साइटोक्रोम C में इन इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन हो रही है, जिसकी वजह से साइटोक्रोम C की क्या हो जाएगी, रिडक्शन। साइटोक्रोम C से ये इलेक्ट्रॉन्स पे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे साइटोक्रोम A की तरफ। इसका मतलब साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाएगा और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A में चूँकि इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन हो जाएगी तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिडक्शन कहते हैं। साइटोक्रोम A की रिडक्शन के बाद इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा साइटोक्रोम A3 की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जाएगा साइटोक्रोम A से। साइटोक्रोम A से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और इन इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया जाएगा साइटोक्रोम A3 में और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक ऐसी सीरीज़ ऑफ चेन है जिसमें एक चीज़ ऑक्सीडाइज होगी तो दूसरी रिड्यूस होगी, दूसरी रिड्यूस होगी तो पहली ऑक्सीडाइज हो जाएगी। इस वजह से भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होने वाली फॉस्फोरिलेशन को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें बार बार ऑक्सीडेशन वगैरह होगी। यहाँ तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारा ख़त्म हो जाती है, हमारा रेस्पिरेशन का टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी फोटोसिंथेसिस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।